नमस्कार। शाहरुख खान, उनका परिवार इंतजार कर रहा है। मन्नत में अब सजावट कर दी गई है, लाइटिंग हो गई है। आर्यन खान को रिलीज करने का आर्थर रोड जेल पर ऑर्डर पहुंच चुका है और खबर है कि कल सुबह 10 बजे जेल का दरवाजा खुलेगा तो सबसे पहले आर्यन खान को ही रिहा किया जाएगा। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आर्यन को जेल से रिहा नहीं किया गया? बेल का ऑर्डर तो आ चुका था, तो फिर जेल का गेट क्यों नहीं खुला? मुंबई में हमारे 4 रिपोर्टर्स ने इस खबर को ग्राउंड जीरो से कवर किया। हमने शाहरुख के वकीलों से भी बात की, आर्यन के लिए जमानत भरने वाली जूही चावला से भी बात की। इस केस की एक एक डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, फिर भी आर्यन जेल से बाहर नहीं आया। शाहरुख ने 12 वकीलों की टीम खड़ी की थी, फिर भी बेटा आज की रात जेल में ही रह गया। मन्नत में दिवाली की तैयारी थी, जश्न नहीं हो पाया। मन्नत में बेटे की घर वापसी का इंतजार था। 27 दिनों बाद आर्यन घर आ रहा था, लेकिन टाइम के साथ रेस में शाहरुख खान हार गए। आर्यन खान की रिहाई का रिलीज मेमो आज शाम 5:30 बजे तक आर्थर रोड जेल पहुंचना जरूरी था, लेकिन तय वक्त तक रिलीज मेमो आर्थर रोड जेल के बेल बॉक्स में जमा नहीं हो पाया। हमारी जेल के सुपरिटेंडेंट से बात हुई, उनका साफ कहना था कि कानून सबके लिए बराबर है और किसी के लिए भी जेल मैनुअल के नियमों को तोड़ा नहीं जाएगा। आज शाम को 5:30 बजे आर्थर रोड जेल का ये जमानती बक्सा खुला और उससे रिलीज ऑर्डर भी निकले, लेकिन उसमें आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर नहीं था। अब ये बक्सा कल सवेरे 5:30 बजे और फिर सवेरे 10:30 बजे खुलेगा, लेकिन आर्यन जेल से तभी बाहर आएंगे जब जेल का दरवाजा खुलेगा और उसके लिए वक्त मुकर्रर है सुबह के 10 बजे, यानी कि आज की रात आर्यन खान को जेल में ही बितानी पड़ेगी। आर्यन का बेल ऑर्डर तो दोपहर 3:20 पर ही आ गया था, लेकिन शाहरुख और गौरी के बेटे को रिलीज करने का ऑर्डर तय वक्त पर जेल नहीं पहुंच पाया। आर्थर रोड जेल की जमानत पेटी दिन में 4 बार खुलती है। आखिरी बार ये पेटी शाम को 5:30 बजे खुलती है। आर्थर रोड जेल में किसी भी अंडर ट्रायल आरोपी को अगर रिहा करना है तो उसके लिए रिहा करने की जो रिलीज ऑर्डर की कॉपी या रिलीज मेमो की कॉपी है, उसकी हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है। आर्यन खान केस में आर्यन खान के वकीलों ने रिलीज ऑर्डर की कॉपी ईमेल के जरिए भेजने की बात की, जिसे यहाँ पर मंजूर नहीं किया गया और यही वजह है कि आर्यन खान की रिहाई आज रात के लिए टल गई। आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को आज की रात जेल में ही क्यों बितानी पड़ेगी, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोपहर 3:20 पर आर्यन के बेल ऑर्डर का ऑपरेटिव पार्ट आया। शाम 4:05 पर सर्टिफाइड कॉपी सेशंस कोर्ट पहुंची। शाम 4:55 पर ट्रायल कोर्ट ने बेल बॉन्ड मंजूर किया। आर्थर रोड जेल से आर्यन खान की रिहाई के लिए ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जरूरी था। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर जेल के इस जमानती बक्से में शाम 5:30 से पहले पहुंचना जरूरी था। इसके लिए एक मिनट कीमती था। अब ये जो बक्सा है, जामीन पत्र पेटी, इसके अंदर इंतजार है आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट के बेल ऑर्डर की, रिलीज ऑर्डर की कॉपी आने का। जो बेल ऑर्डर है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दे दिया है। डिटेल्ड ऑर्डर की कॉपी दोपहर तक, हार्ड कॉपी जो है दोपहर तक मिलेगी, जिसको सेशंस कोर्ट में ले जाया जाएगा, जहां रिलीज ऑर्डर की कॉपी सेशंस कोर्ट के स्पेशल एनडीपीएस जज से ली जाएगी और वो रिलीज ऑर्डर की कॉपी यहां इस बक्से में लाई जाएगी। और जिसके बाद आर्यन खान इस आर्थर रोड जेल से बाहर आएगा। तो कुछ घंटों का समय देखिए, ये रिलीज ऑर्डर की कॉपी कैसे निकाली जा रही है। आप देख सकते हैं जेल के अधिकारी कर्मचारी जो अंडर ट्रायल आरोपी हैं, उनके रिलीज ऑर्डर की कॉपी निकाल रहे हैं, ताला बंद कर रहे हैं और ये ताला एक बार बंद हो जाता है, उसके बाद समय के अनुसार दोबारा ये रिलीज ऑर्डर की कॉपी निकलती है। ये रिलीज ऑर्डर की कॉपी देखिए अंदर जेल सुपरिटेंडेंट के पास ले जाई जा रही है और जेल सुपरिटेंडेंट के पास से जाने के बाद ये जो रिलीज ऑर्डर है वो जेल सुपरिटेंडेंट जेल मैनुअल के हिसाब से प्रोसेस करते हैं और आरोपी को बाहर छोड़ते हैं। बेटे को घर लाने के लिए खुद शाहरुख खान भी मन्नत से निकले। शाहरुख खान की दोस्त जूही चावला बेल बॉन्ड भरने के लिए सेशंस कोर्ट पहुंची।
जूही चावला शाहरुख की पुरानी दोस्त हैं। आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम की ओनरशिप में दोनों पार्टनर भी हैं। दोस्त के बेटे को छुड़ाने के लिए जूही आज जमानतदार बन गई। सेशंस कोर्ट में जज ने हाई कोर्ट का डिटेल ऑर्डर पूछा, वो नहीं था। इससे मामला फंसता दिखा। जूही चावला ने जमानत का बॉन्ड तो भर दिया, लेकिन तहसीलदार ऑफिस में सॉल्वेसी सर्टिफिकेट मिलने में देरी हुई। लेकिन शाम 4:55 पर जज ने बेल बॉन्ड एक्सेप्ट कर लिया। आज जो हाईकोर्ट की ऑर्डर हमें मिली है, उसके आधार पर हमने श्योरिटी सबमिट किया था कोर्ट में, और जूही चावला श्योरिटी करके ऑफर किया था अपने आप को, और जज साहब ने उसको एक्सेप्ट की है। और जो भी सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट वगैरह फर्निश करना था वो हो गया है। उसकी वजह से अभी 1 घंटा लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने में, उसके बाद वो चले जाएंगे डायरेक्ट कोर्ट। द ऑर्डर वाज फर्निश्ड टू द सेशन स्पेशल कोर्ट एंड द श्योरिटी अपीयर्ड एंड शी हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट एंड द बेल फॉर्मेलिटीज आर बीइंग कंप्लीटेड। वंस bonds are signed, they'll go directly from the court to the jail. So now all of you can move to the next step. सतीश मान शिंदे ने दावा तो कर दिया, लेकिन बेल बॉन्ड मंजूर होने के बाद भी रिलीज मेमो तैयार कराने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाता है। इसका कैलकुलेशन करने में सतीश मान शिंदे चूक गए। रिलीज मेमो की फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद जूही को सेशन कोर्ट से बाहर आने में शाम के 6 बज गए। I'm just happy that it's all over and Aryan will come home very very soon. जी जी And that's it. हिंदी मैम हिंदी में। अच्छा, बस आर्यन घर आ जाएगा, इसकी खुशी है। And I think it's a big relief for everybody. लेकिन आज कैसा लग रहा है मैम? क्या प्रक्रिया हुई इसकी? नहीं, वो सब रहने दीजिए, but the main thing is बस अब बच्चा घर आ जाएगा। बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस नितिन सांबरे ने आर्यन खान और उनके दोस्तों को 1-1 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत का ऑर्डर दिया है। 5 पेज के बेल ऑर्डर में कोर्ट ने 14 शर्तें लगाई हैं। आर्यन खान को इनमें से हर एक कंडीशन को फॉलो करना होगा। सबसे पहले एक-एक करके कोर्ट की सारी शर्तें देख लेते हैं। आर्यन खान को अपना पासपोर्ट एनडीपीएस कोर्ट में सरेंडर करना होगा। एनडीपीएस कोर्ट की परमिशन के बिना आर्यन देश से बाहर नहीं जा सकते। जांच अधिकारी की इजाजत के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। हर शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस जाना होगा। जांच के लिए जब भी बुलाया जाएगा एनसीबी ऑफिस आना पड़ेगा। कोर्ट में जब भी सुनवाई की तारीख पड़ेगी कोर्ट आना पड़ेगा। गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश नहीं करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस के बारे में सोशल मीडिया पर कुछ नहीं लिखेंगे। इस तरह की गतिविधियों में दोबारा शामिल नहीं होंगे। क्रूज ड्रग्स केस के अन्य सभी आरोपियों से दूर रहेंगे। सुनवाई शुरू होने पर ट्रायल को लटकाने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर एक भी शर्त तोड़ी गई तो एनसीबी जमानत रद्द कराने की अर्जी डाल सकती है। उनकी आंखों में आंसू थे, बड़े वरिड फादर थे, पिता के समान। उन्होंने जो पिछले 3-4 दिन से अपने केस की पैरवी करी, मेरे साथ कई घंटे उन्होंने बिताए, अपने नोट्स बना के लाते थे, खुद टाइप करते थे कि पुराना बैकग्राउंड ये है, ऐसा है, वैसा है। तो ऑब्वियसली रजत जी 20-22 साल 23 साल का लड़का अगर कोई जेल होगा तो पेरेंट्स तो उसके बहुत वरीड हो गए। दुनिया में सब कुछ उनके पास है, किसी चीज की वांट नहीं है, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ऐसे मौकों पे तो ऑब्वियसली बिल्कुल ही घर में सन्नाटा है। एंड ही हैड टीयर्स ऑफ जॉय in his eyes when I met him. And Shah Rukh Khan told me, forget it as a professional case. I'm speaking to you like a father, begging for you to come back. तो मैं क्या जवाब देता? फिर मैं वो करके वापस आ गया। तो भगवान ने चाहा सब ठीक ठाक हो गया। और देखिए, पहले दिन ही इनको बेल मिलना चाहिए था, क्योंकि उसके पास कोई पोजीशन थी नहीं, कोई मरामत नहीं हुई, कोई ठोस एविडेंस था नहीं उनके खिलाफ, और फिर भी उनको भोगना पड़ा। इसका बहुत मैं निंदा करता हूं कि एनसीबी ने उनको अरेस्ट किया, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, उसके बाद मैजिस्ट्रेट कोर्ट को उनको बेल देना था, लेकिन वहां पे हम सक्सीड हुए नहीं, सेशंस कोर्ट में भी हुए नहीं। हमें हाई कोर्ट के दरवाजे पर खटखटाना करना पड़ा।
बड़े बड़े वकील साथ में थे, हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर हाथ में था, लेकिन सेशन कोर्ट का रिलीज ऑर्डर तय वक्त पर जेल पहुंचाए बिना आर्यन खान की रिहाई पॉसिबल नहीं थी। शाम के ठीक 5 बजे जब आर्थर रोड जेल का जमानती बक्सा खोला गया तो उसमें 3 चिट्ठियां थी, लेकिन आर्यन खान का रिलीज ऑर्डर उसमें नहीं था। शाहरुख बड़े आदमी हैं, लेकिन कानून तो कानून है। जेल मैनुअल किसी के लिए बदला नहीं जा सकता, भले ही जेल में बंद कैदी शाहरुख खान का बेटा ही क्यों ना हो। आज मन्नत में भी इसका एहसास होता रहा। शाहरुख और गौरी के बंगले में आर्यन खान के लिए दिन नहीं बल्कि मिनट गिने जा रहे हैं। 38,000 मिनट से ज्यादा हो गए, आर्यन खान घर नहीं आए। मन्नत में दिवाली से पहले लाइटिंग कर दी गई है, लेकिन बेटे के बिना आज ये रोशनी थोड़ी फीकी फीकी है। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा स्थित मन्नत बंगले के बाहर, और इस मन्नत बंगले को इंतजार है बादशाह शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान का। पिछले 27 दिनों से आर्यन खान जेल में बंद है और अब से कुछ ही घंटों बाद आर्यन खान जेल से रिहा होकर इस बंगले में पहुंचेंगे। आर्यन के आने के पहले ही इस बंगले को सजाया जा रहा है, यहाँ पर लाइटिंग की जा रही है। आमतौर पर हर साल दिवाली के पहले मन्नत बंगले को सजाया जाता है, लाइटिंग की जाती है, लेकिन इस बार आर्यन खान की रिहाई के ठीक पहले ही जो है यहाँ पर इस बंगले को सजाया जा रहा है। पूरे बंगले को रोशनी से जगमगाने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। दरअसल शाहरुख खान परिवार जान रहा है कि पिछले 27 दिनों में न जाने किस मानसिक स्थिति से आर्यन खान गुजरे होंगे। ऐसे में जब वो इस घर पर पहुँचे तब उन्हें यहाँ पर सब कुछ पहले सा नज़र आए। रोशनी के जरिए उनमें एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश की जाएगी। शाम 5:30 बजे के बाद आर्थर रोड जेल का गेट बंद होने के बाद यह तय हो गया कि आर्यन आज बाहर नहीं आएंगे। कल शनिवार को आर्यन की रिहाई होगी, ये 100% कंफर्म है, लेकिन शाहरुख के परिवार को आज की रात आर्यन के बिना काटनी पड़ेगी। सुबह से ही मन्नत के बाहर जमा शाहरुख खान के फैंस के लिए भी ये मुश्किल समय है। फैंस आर्यन का वेलकम करने आए थे, पुलिस ने शाम होते ही उनको वहां से हटा दिया। तस्वीरें दिखाए, बड़ी संख्या में सुबह से ही फैंस यहां पर मौजूद थे, लेकिन अब चूंकि तय हो चुका है कि आर्यन खान यहां पर आज जेल से नहीं छूटने वाले, उसके बाद मुंबई पुलिस के जो जवान यहां पर है वो इन फैंस को इस पूरे इलाके से बाहर निकाल रहे, क्योंकि बहुत दूर दूर से फैंस यहां पर पहुंचे थे, सैकड़ों की संख्या में थे। उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहां पर आज आर्यन को वो देख पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब मायूस होकर वो यहां से लौट रहे। पुलिस भी जो है इसे प्रीमाइसेस को खाली करा रही है। जब से आर्यन खान ड्रग्स केस में फंसे हैं, तभी से मन्नत में सन्नाटा पसरा था। शाहरुख खान के चेहरे से मुस्कान गायब थी। कल जब हाई कोर्ट ने बेल ऑर्डर पास किया तो शाहरुख का चेहरा खिल उठा। वकील सतीश मान शिंदे और उनकी लीगल टीम के साथ शाहरुख ने यह तस्वीर खिंचवाई, लेकिन हाई कोर्ट ने ऑर्डर रिलीज करने में देरी की। सेशंस कोर्ट में फॉर्मेलिटी पूरी करने में टाइम लग गया और शाहरुख एक रात के लिए वक्त से हार गए। आर्यन खान कल जेल से निकल जाएंगे, क्या समीर वानखेड़े जेल जाएंगे? नवाब मलिक हर रोज अपने तहखाने से नए सबूत निकालते हैं, नए नए किरदार लाते हैं। आज उन्होंने जिस दाढ़ी वाले काशिफ खान को ड्रग पेडलर बताया, क्रूज में रेव पार्टी का ऑर्गेनाइजर बताया, वो काशिफ खान कौन है? हमने काशिफ खान से बात की, नवाब मलिक से भी बात की और समीर वानखेड़े से भी बात की। तीनों पक्ष हैं इस रिपोर्ट में। मंत्री जी से ही सुनिए, वो दाढ़ी वाला कौन है? दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है, देश भर में फैशन शो कराता है। नाम, ऑडियो, वीडियो सब मिल गया है। हमारे संवाददाता अतुल भाटिया ने काशिफ खान को ढूंढ निकाला। नवाब मलिक ने काशिफ खान पर जो इल्जाम लगाए हैं, काशिफ ने कैमरे पर जवाब दिया है। नवाब मलिक का सबसे पहला इल्जाम और काशिफ खान का जवाब, दोनों सुनिए। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है। बात कर रहे हैं, जिन दो आदमियों की बात करें वो जब भी एक दूसरे के कोई कनेक्शन में है ही नहीं, तो मेरे बारे में बोल के उनको मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है। कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मेरा कोई ड्रग्स या कोई कॉन्ट्राबैंड या अनवांटेड सब्सटेंस के रिलेशन में किधर कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन है।
नवाब मलिक लगातार कह रहे हैं कि क्रूज पर दाढ़ी वाला इंटरनेशनल ड्रग सप्लायर है, सेक्स रैकेट चलाता है, बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है, पोर्नोग्राफी का धंधा करता है। लेकिन काशिफ खान ने हर इल्जाम से इनकार किया। इधर कोई दूर दूर तक कोई रिलेशन है। क्रूज ड्रग्स के सबसे सनसनीखेज कैरेक्टर पर मंत्री नवाब मलिक का दूसरा इल्जाम है, दाढ़ी वाला ही रेव पार्टी का ऑर्गेनाइजर था, ड्रग्स मुहैया कराता था। उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। उसने सारे इन्विटेशन सोशल मीडिया पे डाले थे और उस दिन वो व्यक्ति क्रूज पर संडे के दिन 6:23 का एक वीडियो जो उन्हीं के साइड से मैंने निकाला है, अपनी माशूका के साथ डांस करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर वो मतलब आई डू नॉट नो व्हाई इज सेइंग दैट। आई एम नॉट अ पार्टी ऑर्गेनाइजर। मैंने जिंदगी में कोई पार्टी ऑर्गेनाइज अभी तक की ही नहीं है। कमर्शियल पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं की है, कोई भी तरीके की। मुझे बिल्कुल पता है आप जो कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता है वो क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मेरा साइड ऑफ द स्टोरी। मेरा कोई पार्टी ऑर्गेनाइजर के ताबत में कोई कनेक्शन नहीं है। मैं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं करता हूँ। मैंने अपनी टिकट खरीदी थी, मैंने अपने पूरे क्रेडिट कार्ड से वहां का जितना भी फूड, वाटर, जो भी F&B खरीदा वो भी मेरे कार्ड से भर के, बिल भर के खरीदा। मेरे पास उसके पूरे रिसीट्स हैं, पूरे इनवॉइसेस हैं। आपको जो फोरम में, जो अथॉरिटी के पास बुला के चेक करवाना है वो आप चेक करवा सकते हैं। आई एम रेडी फॉर दिस। मैं उस क्रूज पे था, जैसे मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बोला, मैंने इस क्रूज पे एक कस्टमर और क्लाइंट की तरह गया था। ये टिकट, ये रूम का पेमेंट मैंने भर के गया था। एज बीइंग अ कस्टमर एंड क्लाइंट आई वाज देयर। अभी वो कोई वीडियो जो अगर मेरा क्रूज पे मैं किसी अपने दोस्तों के साथ हूं, अगर वो दिखा रहे हैं, पब्लिक को समझा रहे हैं, तो मेरा उसका बोलने का कुछ कंट्रोल नहीं है। काशिफ कुछ कह रहा है, नवाब मलिक कुछ और, जिसमें नवाब मलिक ने सबसे बड़ा आरोप समीर वानखेड़े पर लगाया है। इल्जाम है कि दाढ़ी वाले ड्रग्स डीलर के समीर वानखेड़े से अच्छे रिश्ते हैं। सवाल है कि क्या काशिफ खान और समीर वानखेड़े जिगरी दोस्त थे, इसीलिए आर्यन को पकड़ा, काशिफ को छोड़ा। मैंने उस दिन सवाल पूछा था, वानखेड़े साहब ये दाढ़ी वाला कौन है? इस दाढ़ी वाले को आपने क्यों नहीं पूछा? इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। एक अधिकारी ने मुझे कहा कि कई बार हमने इनके ऊपर छापेमारी करने की कोशिश की, लेकिन समीर वानखेड़े ने काशिफ खान पर कार्रवाई करने से लगातार हमें रोकने का काम किया। 3 दिन पहले मैंने सवाल उठाए थे, ईमानदार अफसर काशिफ खान को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहा है? मेरा समीर वानखेड़े के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ना मैं समीर वानखेड़े को पहचानता हूं, ना कभी मैं उनसे जिंदगी में कभी मिला हूं। अगर कोई भी ये कह रहा है तो वो प्रूव कर दे मेरा और समीर वानखेड़े का कुछ रिलेशन है क्या। मेरा फोरहेड और उनका जूता, दैट इज माई स्टेटमेंट टू एनीबडी who is telling that I have any relation with Mr. वानखेड़े। इल्जाम बड़े हैं और संगीन भी। हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर अतुल भाटिया ने उनसे यही सवाल पूछा कि बार बार नवाब मलिक आपका नाम ले रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आप लीगल एक्शन भी लेंगे? वो बहुत पावरफुल, बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत ही जानी मानी पॉलिटिशियन, मिनिस्टर हैं स्टेट के। I don't want to waste my time and my energy in this negative. I would rather put my time and energy in some positive work. This is a miscommunication, misunderstanding and misinformation. There is nothing to it. कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? सच पर सस्पेंस बना हुआ है। सर, काशिफ खान को आप जानते हैं, कैसे आरोप आपके ऊपर लगे हैं कि काशिफ खान आपके संबंध है, इसलिए उनको छोड़ा गया है? आराम से। हाँ बोलिए। काशिफ खान को आप जानते हैं, आपका आरोप है महाराष्ट्र मंत्री ने कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल झूठ
एब्सोल्युटली लाई एंड आई कैन नॉट कमेंट, सॉरी, थैंक यू वेरी मच। ऐसे बोल कि वो थे क्रूज पार्टी में और आपने छोड़ दिया और उनको जानबूझ के छोड़ा गया। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, थैंक यू। ओके। नवाब मलिक के आरोप पर भी एनसीबी के एक सीनियर अफसर ने कुछ सवाल खड़े किए हैं। जैसे पहला सवाल, नवाब मलिक का आरोप है कि अगर समीर वानखेड़े काशिफ को जानते हैं तो कोई तस्वीर, कोई वीडियो या कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं साझा कर रहे। नवाब मलिक किसी भी अधिकारी को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहने वाले कौन होते हैं? किस कैपेसिटी में वो कार्रवाई करने को कह रहे हैं? क्या उनकी मंशा है कि लोगों को ट्रैप किया जाए? क्या काशिफ खान सेक्स रैकेट में शामिल है? तो मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? मुंबई पुलिस ने जो एसआईटी बनाई है उसके सामने काशिफ खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? समीर वानखेड़े दुबई गए थे, इसका कोई प्रूफ नवाब मलिक ने क्यों नहीं दिया? समीर वानखेड़े अपनी बहन के साथ मालदीव्स गए थे और वहां फिल्मी सितारों से मिले थे, इसका भी कोई प्रूफ नवाब मलिक ने क्यों नहीं दिया? समीर वानखेड़े के पिता ने अपना धर्म बदला था, इसका भी कोई एफिडेविट या कन्वर्जन डॉक्यूमेंट नवाब मलिक क्यों नहीं दे रहे? एनसीबी के उस अधिकारी के मुताबिक नवाब मलिक सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। बिना सबूतों के समीर वानखेड़े को कैसे दोषी मान लिया जाए? तो क्या नवाब मलिक सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए मीडिया में आकर लगातार बयान दे रहे हैं? हालांकि अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में नवाब मलिक ये जरूर कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो क्या आने वाले दिनों में समीर वानखेड़े के खिलाफ वो कोई पुख्ता सबूत लेकर सामने आने वाले हैं जिससे वानखेड़े की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? उधर एनसीबी आज भी प्रभाकर सैल का इंतजार करती रही। प्रभाकर सैल नहीं आया, जिसने दावा किया था कि उसने केपी गोसावी और सैम डिसूजा को आर्यन केस के मामले में 25 करोड़ रुपए की डील पर बात करते सुना था। उसने बताया था कि 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने की बात उसने सुनी थी। इस मामले के बाद से ही एनसीबी ने प्रभाकर सैल को बयान देने के लिए बुलाया था। 3 दिन में अब तक प्रभाकर सैल की जांच नहीं हुई है, इसका कुछ कारण हो सकता है या फिर आने वाले समय में उसकी जांच किस तरह से होगी? ये थोड़ा आश्चर्यजनक जरूर है कि जो कंप्लेनेंट है वो अभी तक गायब है। उनके द्वारा ही भेजे गए एफिडेविट पे ये जांच गठित हुई थी, तो मुझे उम्मीद थी कि वो पहले दिन आएंगे और साक्ष्य देंगे और अपना बयान दर्ज कराएंगे, पर ऐसा अभी तक 3 दिनों में नहीं हुआ है और उनको खोजने का हम लोगों ने हर संभव प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है जल्द ही वो जांच में शामिल होकर इस जांच को बेहतर दिशा मिल पाएगी। बाकी ये बात हैरान करने वाली है कि जिस प्रभाकर सैल के आरोप पर एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है, वो मुंबई पुलिस की एसआईटी के सामने तो पेश हो जाता है, लेकिन एनसीबी के पास नहीं पहुंचता। ये कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्रभाकर सैल पर एक और इल्जाम है। प्रभाकर सैल ने जिसे सैम डिसूजा बताया था, वो शख्स सैम डिसूजा था ही नहीं, वो हैनिक बाफना निकला। बाफना ने प्रभाकर सैल पर आरोप लगाया है कि सैम डिसूजा के नाम पर एक फर्जी पहचान पत्र बनाकर उसने उसकी तस्वीर और डिटेल्स का दुरुपयोग किया है। मुझे उस किसी भी केस से कोई लेना देना नहीं है। मेरा मोटो ये है कि मेरा जो फोटो इन्होंने वायरल किया है प्रभाकर जी ने, और मेरा जो नंबर वायरल किया है जिसकी वजह से मुझे हरेसमेंट हो रही है, मेरा इस ड्रग्स केस में कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा ये बताया जा रहा है। इन्होंने बताया कि मेरा नाम सैम है, फोटो में मेरा नाम बताया इन्होंने सैम है, लेकिन प्रभाकर जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मेरा नाम हैनिक बाफना है करके। एनसीबी ने बाफना को भी जांच का हिस्सा बनाया है। आज बाफना ने एनसीबी ऑफिस पहुंचकर स्टेटमेंट दर्ज कराया और ये भी शिकायत दर्ज की कि प्रभाकर सैल ने उसकी फोटो का गलत इस्तेमाल किया। कहा तो ये जा रहा है कि असल में ड्रग्स केस की लड़ाई महाराष्ट्र सरकार बनाम बीजेपी सरकार है, जिसमें मुंबई पुलिस, एनसीबी, आरोपी, गवाह, परिवार सब मोहरे। असल कहानी कुछ और है। नवाब मलिक को सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मुंबई ये मिनी भारत है, और अगर एक छोटा हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान बनाता है तो उसे बदनाम करके उत्तर प्रदेश में ले जाएं, यूपी वुड बना दे, हमें लगता है ये सपना उनका धरा का धरा रह जाएगा। मैं रेडकर ताई से कहता हूँ, रेडकर ताई, आप महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले लोगों के क्षण के आप हिस्सा हैं। आपके पति महोदय उस साजिश का हिस्सा हैं जो पूरी तरह से महाराष्ट्र को बदनाम कर रहा है, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम कर रहा है। महाराष्ट्र की अस्मिता कैसे ख़त्म हो जाए वो उससे खेला जा रहा है। हमें लगता है महाराष्ट्र के नाम पे, स्थानिक अस्मिता के नाम पे जो आप
चादर ओढ़ना चाहती हैं। हमें लगता है इसमें कोई भी आपकी मदद होने वाली नहीं, कि जो जिन है, भूत है, इसकी जान इसी तोते में है और तोता पिंजरे में कैद होने वाला है। इसलिए पूरी जिन, जो राक्षसी सोच के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कहीं ना कहीं जिन घबराने लगा है कि कहीं तोता पिंजरे में चला गया तो और बहुत सारे राज खुलेंगे क्या। नवाब मलिक जिसे तोता कह रहे हैं, उसकी एक शिकायत आने वाले दिनों में उन्हें भी परेशान कर सकती है। समीर वानखेड़े की जाति पर नवाब मलिक ने जो सवाल उठाए थे, उसको एससी कमीशन ने गंभीरता से लिया है। एससी कमीशन ने महाराष्ट्र सरकार, डीजीपी महाराष्ट्र, केंद्रीय गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया और 7 दिन में रिपोर्ट तलब की गई। समीर वानखेड़े ने एससी कमीशन से शिकायत की थी कि उनकी जाति को लेकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। क्रूज ड्रग्स केस की लड़ाई आर्यन खान से होते हुए मंत्री और अफसर के बीच में हुई। अब पूरा मामला सियासी रंग ले रहा है। नवाब मलिक ने इस पूरे मामले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगा दिया है। नवाब मलिक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ना वो चुप बैठ रहे हैं और अब समीर वानखेड़े की तरफ से भी नवाब मलिक को जवाब दिया जा रहा है। वानखेड़े एससी कमीशन पहुंचे हैं, उन्होंने शिकायत की है, उनके शिकायत का कॉग्निजेंस कमीशन ने लिया है और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन इन सब के बीच में ड्रग्स के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई थी वो पर्सनल हो गई है, जो सोसाइटी के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। अब आपको कुछ तस्वीरें हम ऐसी दिखाते हैं, इन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। -3 डिग्री तापमान में भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका के सैनिकों के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है। युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने 48 घंटे के ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। दोनों देशों की सेनाओं ने 7000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन पर अचानक हमला कर उसे तबाह करने का अभ्यास किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच इस युद्धाभ्यास की शुरुआत 15 अक्टूबर को हुई थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में हो रहे 16वें G20 समिट में होंगे, लेकिन पूरी दुनिया की नजर मोदी और पोप फ्रांसिस की मुलाकात पर होगी। मोदी पोप से क्या कहेंगे, पोप मोदी से क्या बोलेंगे, पूरा विश्व देख रहा है। हमारे देश के ईसाई भाई, पूरी दुनिया की क्रिश्चियन कम्युनिटी सब यही जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। मोदी और पोप की इस बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग में बहुत सारे नेताओं की दिलचस्पी है इसमें कि कल प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, पोप और मोदी का संवाद कैसा रहेगा, क्या कल एक नया इतिहास रचा जाएगा, कल मुलाकात होगी तो क्या कोई नई बात होगी। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। बस कुछ घंटों का इंतजार है। वेटिकन सिटी में प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस आमने सामने होंगे। दोनों के बीच आधे घंटे की मुलाकात होगी। यह साल की सबसे बड़ी 1-to-1 मीटिंग होगी और यकीन मानिए इस मुलाकात के बाद दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन भी यही होगी। मोदी रोम में हैं और पोप से ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग से पहले वेटिकन सिटी में हलचल काफी तेज हो गई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इटली में रहने वाले इंडियन डायस्पोरा का धर्म कोई भी हो, सबकी धड़कन सिर्फ हिंदुस्तान है। मोदी इसी मैसेज के साथ इटली पहुंचे हैं और पोप से मुलाकात से पहले इटली में संस्कृत के श्लोक भी सुनाई दिए। जय श्री राम भी गूंजा, वंदे मातरम भी सुनाई दिया। मोदी ने हर धर्म के लोगों के साथ मिलकर उनके सुर में सुर मिलाया। शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। औरंगाबाद, दिल्ली, we've been to Kumbh Mela, sir. सर कुंभ मेल्यामध्ये सगळ्यात चांगलं झालं आमच्यासाठी, खूप छान. अरे मराठी बोलतोस काय? हो मी मराठी बोलतो. सर थँक्यू सो मच सर. जय मोदी जी.
मोदी और पोप फ्रांसिस का मिलना, बैठकर बातें करना कितनी बड़ी खबर है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वेटिकन सिटी की नब्ज टटोलने वाले स्थानीय चैनल्स और न्यूज एजेंसी अभी से रिपोर्टिंग शुरू कर चुके हैं। मोदी के एक एक मूव को कैप्चर किया जा रहा है, अखबारों में सुर्खियां छप रही हैं। वेटिकन सिटी को कवर करने वाले स्थानीय चैनल्स पर इटालियन एक्सपर्ट्स भी बोलने लगे हैं कि शनिवार को होने वाली मोदी पोप की मीटिंग मील का पत्थर साबित होने वाली है। The hope of this meeting is that Pope Francis can encourage a culture of dialogue together with Prime Minister Modi and encourage this dialogue between faith groups and to help Prime Minister Modi and the Indians understand that Christians and other faith groups are fully Indian. सोचिए, वेटिकन सिटी में मोदी और पोप फ्रांसिस की मीटिंग से पहले ही वर्ल्ड वाइड हेडलाइन छप गई है। तो इस मुलाकात के बाद क्या क्या सुर्खियां बनेंगी? इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस इटली की राजधानी रोम पर है। वजह है 20 पावरफुल देशों का G20 समिट। अमेरिका से लेकर रशिया, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रुप में शामिल हर देश के राष्ट्राध्यक्ष का काफिला अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। मोदी ने तो मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और EU कमीशन की अध्यक्ष से इन पर्सन मुलाकात भी की है। इस दौरे में मोदी की अभी और भी दूसरी मुलाकातें होनी है, लेकिन ऑल इंपॉर्टेंट मीटिंग पोप फ्रांसिस से ही होगी। मोदी की मीटिंग से ठीक पहले आज ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोप का दरवाजा खटखटाया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति भी पोप से मिलने पहुंचे। कुछ ऐसी ही मुलाकात मोदी की भी होगी जब वो शनिवार को पोप से मिलने पहुंचेंगे और बातें करेंगे। ये पहला मौका होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैथोलिक धर्मगुरु पोप से मुलाकात करेंगे। मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं और जब हिंदुस्तान के तमाम जितने हमारे धर्म हैं उनके एक तरह के अगवा होकर के या एक रिप्रेजेंटेटिव होकर के जा रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छी स्टेप है। इससे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा और ख़ास तौर पे जब वेटिकन जाते हैं तो जो ईसाई समुदाय उनके लिए एक क्या कहेंगे एक मोरल बूस्टर है कि उनके देश के प्रधानमंत्री एक सबसे बड़े धर्मगुरु जो हैं रोमन कैथोलिक के चर्च के, उनसे मिल रहे हैं। सोचेंगे कि ये मुलाकात इतनी अहम क्यों और इसका भारत में इतनी बेसब्री से इंतजार क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब समझने के लिए आपको पहले भारत में ईसाइयों के नंबर्स देखने होंगे। भारत की कुल आबादी में 2,78,00,000 ईसाई हैं। हर 2 में से 1 ईसाई भारत के 5 दक्षिणी राज्यों में रहता है, जिसमें तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों में 46% ईसाई रहते हैं। देश के 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में ईसाइयों की आबादी 28% है। गोवा में ईसाइयों की आबादी 1.25% है, जबकि देश के बाकी राज्यों में ये नंबर्स 25% से थोड़े कम है। ईसाई धर्म भारत के प्रमुख धर्मों में से एक है। भारत में रहने वाला हर क्रिश्चियन बेफिक्र होकर अपने धर्मों को फॉलो करता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी समय समय पर ईसाई संप्रदाय के प्रमुख पादरियों से मुलाकात करते रहे हैं। देश हो या विदेश, मोदी हर जगह सभी धर्म के लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। जब वो श्रीलंका दौरे पर गए तो चर्च पहुंचे थे और कुछ घंटों के बाद मोदी वेटिकन सिटी में पोप से मिलेंगे। इस एक्साइटमेंट का अंदाजा आप वहां पर रहने वाले लोगों की बातों को सुनकर लगा सकते हैं, फिर चाहे वो हिंदू हो या क्रिश्चियन। कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं, अभी उनके लिए क्या बोलना क्या नहीं बोलना, यही खुशकिस्मती है कि हम सभी उनको साक्षात देख रहे हैं। भगवान उनको लंबी उम्र दे, जो कर रहे हैं उससे भी ज्यादा करें। बहुत उम्मीदें हैं उनसे, और इटली और इंडिया के रिलेशन को अच्छा बनाएं। मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कहते हैं, लेकिन पश्चिमी मीडिया जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करता है कि भारत में ईसाई धर्म के लोगों पर अत्याचार होता है। विदेशी ताकतें ये झूठ फैलाती हैं कि भारत में ईसाइयों का धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। प्यू रिसर्च सेंटर के एक सर्वे के मुताबिक 94% ईसाई ऐसे हैं जो जन्म से ईसाई हैं, वो आज भी खुद को ईसाई ही मानते हैं। भारत के 89% ईसाई मानते हैं कि उन्हें देश में अपना धर्म मानने की आजादी है।
78% ईसाइयों के मुताबिक हर धर्म का सम्मान करना एक सच्चे भारतीय की निशानी है। देश के 44% क्रिश्चियन मानते हैं कि भारत में धार्मिक विविधता के होने से देश को फायदा होता है। भारत के 76% ईसाई अपने धर्म को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं। 92% ईसाइयों का मानना है कि ईश्वर एक है, रूप अनेक है। भारत के 54% क्रिश्चियन कर्मा में भरोसा रखते हैं। 32% गंगा मां की पूजा करते हैं। 31% दिवाली मनाते हैं। 25% होली मनाते हैं। 22% क्रिश्चियन महिलाएं बिंदी लगाती हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत में कहीं कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। सोचिए, मोदी ट्रिपल तलाक पर फैसला लेते हैं और देश के 44% ईसाई इसका खुलकर सपोर्ट करते हैं। पोप फ्रांसिस ने 2016 में कहा था कि 2017 में जब वो एशिया जाएंगे तो बांग्लादेश और भारत की यात्रा करेंगे। पोप 2017 में बांग्लादेश और म्यांमार तो आए, लेकिन भारत का दौरा नहीं हुआ। आखिरी बार 1999 में पोप का भारत दौरा हुआ था। तब पोप जॉन पॉल द्वितीय भारत आए थे। अब भारत के कैथोलिक चर्च के लोग चाहते हैं कि पीएम मोदी जब पोप से मिले तो उन्हें भारत आने का निमंत्रण जरूर दें और सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी कल होने वाली मुलाकात में पोप फ्रांसिस को इंडिया आने का न्योता दे सकते हैं। इसके बहुत इम्प्लीकेशंस होंगे आगे जाके। इसके जो मैसेज जाएगा बड़ा स्ट्रांग होगा कि यहाँ पर जो एक इमेज बिल्डअप हो रही है वो थोड़ी चेंज होगी कि ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए सब धर्म एक से हैं और चाहते तो अवॉइड कर सकते थे और पूरा संसार पड़ा जहाँ जाते, लेकिन इन्होंने ये चुना है तो सारा ईसाई समुदाय इसकी प्रशंसा करता है। अच्छा स्टेप है। अब सबकी नजरें मोदी और पोप की मीटिंग पर जा टिकी हैं। चंद घंटों बाद जब दोनों मिलेंगे तो बातें भी होंगी और भारत से पूरी दुनिया में एक नई हेडलाइन भी बनेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।